हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 18 अगस्त 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम करेंगे आज इसका डिस्कशन। तो बहुत सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वन बाय वन सबको देखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कि जो फर्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर आया हुआ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कह रहा है, ओके, सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्जशीट अगेंस्ट द जजेस। आपको पता है कि अभी प्रकाश भूषण केस का जजमेंट आया, उसके बाद बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई कि भाई केस को थोड़ा रिव्यू किया जाए दोबारा से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस तरह की गाइडलाइंस जारी करेंगे कि किस केसेस में आप सिर्फ जो है एलिगेशंस के चार्जेस लगा सकते हो आप। जैसे कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसाइडेड टू लॉन्च ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन इनटू द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ए पर्सन कैन मेक पब्लिक एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द जजेस। तो ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेंगे, एक टेस्ट टाइप का रिलीज़ करेंगे, जो कि ये बताएगा कि आप किन सरकमटेंसेस, किन केसेस में जुडिशरी के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगा सकते हो। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये प्रकाश भूषण केस के बाद कहा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। आगे देखते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। आगे कह रहे हैं, ए थ्री जज बेंच लेड बाई जस्टिस अरुण मिश्रा ऑल्सो डिसाइडेड टू हियर आर्ग्यूमेंट्स on laying down procedures to be adopted if such statements of corruption are made in public against sitting advisor retired judge। तो अगर आपने एक सिटिंग जज और एक रिटायर्ड जज के बीच, रिटायर्ड जज पर करप्शन के केसेस लगाए हैं, तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, उस सब के बारे में एक प्रोसीजर लेइंग डाउन किया जाएगा। उसके ऊपर एक गाइडलाइंस लिखी जाएंगी और वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। प्रकाश भूषण केस के बारे में आप सभी को पता है, द बेंच फ्रेम्ड द टू क्वेश्चंस वाइल। तो बेंच के सामने दो क्वेश्चंस आए जब वो इनिशिएट कर रहे थे प्रकाश भूषण केस को, जो कि उन्होंने 2009 में तहलका मैगजीन के एक इंटरव्यू में जुडिशरी पर करप्शन का चार्ज लगाया था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चन कहे कि किन सरकमटेंसेस में ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जा सकते हैं और किन सरकमटेंसेस में ये एलिगेशंस पब्लिक में लाए जा सकते हैं। अंडर व्हाट सरकमस्टेंसेस कैन दीज एलिगेशंस नीड टू बी मेड पब्लिक, वी नीड टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन दीज इश्यूज़। ठीक है, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि लिस्टिंग द केस फॉर हियरिंग ऑन मंडे जब कह रहे थे, तो उन्होंने ये दो क्वेश्चंस बताए कि किन केसेस पर आप करप्शन का चार्जेस लगा सकते हो, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होगी और ये सब कैसे होगा। 1992 जजमेंट, द बेंच रिफर्ड टू द मेजोरिटी जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस J.S. वर्मा for a constitution bench in 1992 concerning the removal of justice वी रामास्वामी। तो सुप्रीम कोर्ट जज थे वी रामास्वामी जी, उनको जो रिमूवल कर दिया गया था 1992 में। तो उसमें जजमेंट आया था, उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ था, द जजमेंट हैज़ लेड डाउन द प्रोसीजर टू डील विद द एलिगेशंस अगेंस्ट द सीटिंग जजेस। अगर सीटिंग जज के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो उस जजमेंट में बताया गया था। द जज हैड टू बी गिव अ फेयर जज को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसका भी एक पक्ष रखा जाएगा। बिफोर एन इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी, उससे पहले ही उनका केस जो है उनको मौका दिया जाएगा हियर होने का। द जजमेंट हैड लिमिटेड द इंक्वायरी प्रोसेस अगेंस्ट जज। तो इंक्वायरी प्रोसेस को कम कर दिया गया विद इन ए टाइट एंड लिमिटेड सर्किल ऑफ हाई जुडिशियल फंक्शनरीज एंड पार्लियामेंटेरियंस। तो ये जो जितने भी चार्जेस हैं उन पर जो रिव्यू होगा, वो जो हाई जुडिशरी फंक्शनरीज़ हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हीं की वो जो उपस्थिति होती है उसी में ही होगा, ताकि अगर करप्शन का चार्जेस प्रूव ना हुआ तो फिर जो कोर्ट की जो डिग्निटी है वो बेकार ना हो, जो जज है उसका जो 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 का वो होता है कंडक्ट, उस पर सवाल ना उठाए जा सकें। द डोमिनेटिंग स्पिरिट ऑफ द 1992 जजमेंट preserve the right, interest and dignity ऑफ द जज। तो वही है, प्रिजर्व द राइट, इंटरेस्ट एंड डिग्निटी ऑफ द जज। जब तक जज पर चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते तो कम से कम उसका इंटरेस्ट, उसकी डिग्निटी तो जो डिमोलिश ना हो, उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। विच इज़ कमेंसुरेट विद द डिग्निटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ओके,
द बेंच सेट द जजमेंट वाज अगेंस्ट पब्लिक मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट जजेस। आपको पता है कि कितने सारे केसेस आ रहे हैं जिन पर चार्ज लगाए जाते हैं जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है वो लोअर डाउन ना हो और पब्लिक का उस पर कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके लिए ये सब फैसले लिए जाते हैं। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसाइडेड टू टेक अ डिटेल्ड लुक इनटू दीज इश्यूज़। तो क्या क्या इश्यूज़ पर उन्होंने कहा कि हम इन पर एक जो है फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट्स पब्लिक में बनाए जाते हैं, करप्शन के चार्जेस जो लगाए जाते हैं पब्लिक में, कि किन सरकमटेंसेस में वो चार्जेस लगाए जा सकते हैं। जब डिटेल गाइडलाइन आएगी तब ये सब बातें क्लियर होंगी। द प्रोसीजर टू बी एडोप्टेड इफ़ सच स्टेटमेंट ऑफ करप्शन आर मेड इन पब्लिक अगेंस्ट द सीटिंग एज वेल एज रिटार्ड। तो दोनों तरह के जजों की इसमें प्रोसीजर लिखा जाएगा कि अगर करप्शन के चार्जेस प्रूव हो गए तो क्या प्रोसीजर होगा और नहीं हुए तो क्या प्रोसीजर होगा। When some matter is subjudice, to what extent can the matter to be argued through the media another मोड। ओके, तो ये सब बातें इसमें कही गई। तो फर्स्ट आर्टिकल यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि किस तरीके से करप्शन के चार्जेस का जो केस हैं वो रिव्यू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कल फेसबुक इंडिया पर अपोजिशन यानी कि कांग्रेस ने चार्जेस लगाया था कि वो प्रो बीजेपी है और इलेक्टोरल कैंपेन्स में वो उनकी हेल्प करती है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी चीफ फाइल्स कंप्लेंट ओवर थ्रेट्स। तो अब उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो न्यूज़ जो थी वो कल की काम की थी, लेकिन आज की न्यूज़ में सिर्फ इतना ही जानना है कि आगे क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना ज़रूरी है, अब पूरी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, या ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल्स नॉट शोड टू एक्शन फॉर स्वरा भास्कर। अब ये कोई बॉलीवुड की न्यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल का रोल आ गया और एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सीओ मोटो तरीके से प्रकाश भूषण के केस को स्टडी किया और उस पर जजमेंट दिया, तो स्वरा भास्कर ने भी इसी तरीके से कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है और कोर्ट का जो डिग्निटी है उसको लोअर करने की कोशिश की है और इससे जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उस कम होगा। तो उन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके चार्जेस लगाए जाने चाहिए। तो आर्टिकल को मोटा मोटा देख लेते हैं क्या कह रहा है। पिटीशन फाइल हुई है अटॉर्नी जनरल के सामने ऑफ इंडिया जो के वेणुगोपाल हैं। उन्होंने कहा है कि क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एक्टर स्वरा भास्कर के ऊपर चलाई जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट की जो स्टेटमेंट है उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। कोर्ट का स्टेटमेंट क्या था, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था अयोध्या का वर्डिक्ट कि वहाँ पर जो श्री राम का मंदिर ही बनेगा, तो उस पर ये जो जजमेंट आया उस पर स्वरा भास्कर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था दिस ओके, आगे देखते हैं क्या कहा था इसमें। आर्टिकल में लिखा हुआ है सब। द पिटीशन फाइल्ड बाई रेसिडेंट उषा शेट्टी ने पिटीशन डाली थी कि जो मुंबई कलेक्टिव द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें मिस भास्कर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो राम जन्मभूमि टाइटल डिस्प्यूट केस नवंबर में लास्ट ईयर आया जिसमें कि जो वो भूमि थी हैंडल ओवर कर दी गई हिंदूज़ को टू बिल्ड ए टेम्पल अकॉर्डिंग टू मिस भास्कर सेट। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन अनलॉफुल था और इन द सेम जजमेंट उन्होंने कहा कि पीपल जिन्होंने वो जो मस्जिद का डिमोलिशन किया, जो मॉस्क का डिमोलिशन किया, वो सही थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था उसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इस तरह की जो हरकतें हैं उनको जो लॉफुल बनाया जाता है और जो सही हरकतें हैं उन्हें गलत बना दिया जाता है। अब इस पर ही पिटीशन फाइल करने की मांग हुई है और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो मिस्टर भूषण पर केसेस चले थे उसी तरीके से इन पर भी केस चलने चाहिए क्योंकि ये जो है ये लिखा हुआ है देखिए डेरोगेटरी एंड स्कैंडलाइजिंग नेचर। तो स्वरा भास्कर ने जो कहा वो डेरोगेटरी है और स्कैंडलस इन नेचर है
पुटिंग ए बिग क्वेश्चन ऑन द जुडिशरी एंड देयर इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द पिटिशन सेड मिस्टर भूषण स्टेटमेंट, जो वो भी इस तरह की बातें करते थे कि जैसे कि स्कैंडलाइज होता है कोर्ट, जिससे कि कोर्ट की डिग्निटी को फ़र्क पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ प्रोवोक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द जुडिशियल एज इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन में पब्लिक अथॉरिटी का यकीन कम ना हो, इसीलिए ये केस फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखते हैं क्या जो है डिसीज़न आता है के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल क्या कहते हैं, क्या केस शुरू किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। या दीज टू आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। और एक इधर है बेटर टेस्ट, इसमें मैं बता देता हूँ बस ऐसे ही, जो अभी अभी यूएस की येल यूनिवर्सिटी ने एक सलाइवा डायरेक्ट नाम का एक टेस्ट बनाया है, जो कि इनएक्सपेंसिव है, सेंसिटिव है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 95% तक एक्यूरेट है ये जो टेस्ट है। तो वही डिमांड की गई है कि इंडिया शुड क्विकली एडोप्ट द रैपिड इन एक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट। तो हमें वहाँ से इस टेस्ट को जो एडोप्ट करना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करें, जिस हिसाब से 65,000 के करीब केसेस इंडिया में निकल रहे हैं और ओवर 50,000 डेथ अब तक हो चुकी हैं। तो और इस टेस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जो है कल का एनालिसिस देख लीजिएगा, उसमें ब्रॉडली बताया गया है। ठीक है, क्योंकि हमें ये 2 आर्टिकल्स जो डिस्कस करना है ना, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिएगा आज। ओके, तो पहला देखते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल कह रहा है ज्यूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। अब आपको ये तो पता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और उसमें जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है, वो लोगों द्वारा इलेक्टेड की हुई गवर्नमेंट है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि सेंटर द्वारा एडोप्टेड किया गया है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सेंटर द्वारा एडोप्टेड है, तो ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है और वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों के बीच क्लैशेस चलता रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। इसके रिगार्डिंग एनसीटी वर्सेस जो दिल्ली गवर्नमेंट का केस आया था, 2016 का केस था वो, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल होता है और स्टेट गवर्नमेंट को उसके अंडर में रहना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है उसी के हाथ में सारी पावर्स होंगी। लेकिन ये डिसीजन चैलेंज किया गया और एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन इसके ऊपर दिया। उन्होंने 2016 वाला जो डिसीजन था दिल्ली गवर्नमेंट का उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो पूरा का पूरा डिसीजन जो है गलत है, और उसको सही तरीके से किस तरीके से इंटरप्रेट किया वो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो देखते हैं केस क्या चल रहा है। ठीक है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है तो देखते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये डेमोक्रेटिक। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि एनसीटी की गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डेमोक्रेटिक है, और ये बनाया गया था आर्टिकल 239 ए और 239 ए बी के द्वारा। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे, तो ये ज़रूरी है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको जो है कॉन्फिडेंस पब्लिक, उसको जो लेजिटिमेट पावर और जो ये सब पावर्स उसके पास हैं वो सब इनको देनी चाहिए। जैसे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पावर टू लेजिस्लेट द एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर ये पावर्स उसको नहीं दी जाती हैं तो ये कोई मतलब अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो उसका पूरा का पूरा ब्रॉड व्यू था उसको फ्यूटाइल कर देगा। ठीक है, सो सेट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन। ये मैंने आपको बताया कि एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का केस था, उसमें जो जजमेंट आया वो क्या था। द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज द जुरिसडिक्शन ऑन कन्फ्लिक्ट। तो जो एनसीटी गवर्नमेंट के बीच और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जुरिसडिक्शन को लेकर के एक मुद्दा बना हुआ था, उसको लेकर के इसमें डिसीजन था, और इसमें देखते हैं क्या था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने बताया इट रिमाइंड्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हाट हिज रियल फंक्शंस आर। इन्होंने बताया जजमेंट में कि उसके फंक्शन क्या हैं। इन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है, वो एक स्पेशल कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं वो क्या है, और हारमोनियस फंक्शंस कैसे करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को।
तो जजमेंट ने क्लैरिफाई किया और सेटल किया बहुत सारे जो कंटेंशियस इशू थे, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर क्या है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या डिस्क्रिशन पावर्स हैं, द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या है। बहुत सारे उन्होंने डिस्कशन इस चीज़ पर दिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेटल्ड द लॉ इन रिगार्ड टू द aid and advice of the council of minister by affirming that the lieutenant governor is bound to act on the aid and advice of the council of minister except इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो जैसा कि 2016 में कहा गया था कि नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर वो लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कोर्ट ने और क्या कहा, कोर्ट ने मेड ये क्लियर किया कि दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंकरेंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उन्होंने ये भी बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंकरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से, एंड ही हैज़ नो पावर टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसको कोई पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको ओवर रूल करने का। हाउएवर देयर इज़ अ कैच हेयर इन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 239 ए सब क्लोज फॉर प्रोविजो विच सेज इन केस ऑफ अ डिफरेंस, अगर डिफरेंस होता है इन बिटवीन ओपिनियन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, अगर जो डिफरेंस होता है ओपिनियंस का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को जो है डिसीज़न जो रिफ़र कर सकता है और एक्ट अकॉर्डिंग टू डेट डिसीज़न, और प्रेसिडेंट जो डिसीज़न देगा उसके अकॉर्डिंग ही फिर तो ये डिसीज़न होगा। अब ये आर्टिकल आपका जो है ये प्रीलिम्स में तो पूछा जा सकता है, इसके ऊपर मेंस में भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर लिखा है इफ़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर थिंक्स दैट द मैटर इज़ अर्जेंट, अगर मैटर अर्जेंट है और इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है तो ये जो प्रेसिडेंट को अपना डिसीज़न लेने के लिए भेज सकता है। अब यहाँ पर एक जो गलती हो गई, ये डिसीज़न में यही गलती हो गई कि जो 2016 में डिसीजन आया था यहाँ ये उसी को ही फॉलो कर गए, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कैसे, यहाँ लिखा हुआ है अल्टीमेटली थिंग्स बैक टू द स्क्वायर वन। तो 2016 वाला जजमेंट था, चीज़ें वहीं चली गई क्योंकि इन्होंने कह दिया कि जो भी मैटर अर्जेंट लगे उसे प्रेसिडेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर सौंप देगा। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि अर्जेंट कौन सा मैटर है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो सही लगेगा वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ए लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर एग्जांपल वांट्स टू फ्रस्ट्रेट द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को फ्रस्ट्रेट करना चाहता है तो वो डिक्लेयर कर देगा कि भाई हम मेरी और दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं बन रही, तो मैं मैटर कर रहा हूँ रेफर प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे अब क्या करना है। तो ये एक लूप होल जो इसमें रह गया, रिफर इट टू द प्रेसिडेंट और होम मिनिस्ट्री को भेज देगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है द लेफ्टिनेंट गवर्नर बीइंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव। अब ये उसके लिए बहुत आसान काम हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई ऑर्डर चेंज करना है तो वहीं पर ही कह दो कि भाई हमारे और इनके बीच में बात नहीं बन रही और मैटर जो है मैं प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ। अब दिल्ली राइट केस में क्या हुआ, जो भी दिल्ली में दंगे हुए थे तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करने की बात आई कि दिल्ली गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स जो है अपॉइंट करेगी इन द हाई कोर्ट। अब एज पर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेगी केस की सुनवाई के लिए। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट दैम, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नहीं हमारी और आपकी ओपिनियंस में जो है डिफरेंस आ रहा है और मैं आर्टिकल 239 ए सब क्लोज 4 का यूज़ करते हुए जो है अपना जो ये प्रोविज़न है इसको यूज़ करते हुए मैं ये प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूँ डिसीज़न कि कौन जो है प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेगा सुनवाई के लिए। इन द मीन टाइम द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट्स ऑल द प्रोसिक्यूटर्स हुज नेम वर सबमिटेड बाई द
द दिल्ली पुलिस एंड दस द स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट वाज रिजेक्ट। तो जो लिस्ट अब प्रेसिडेंट की तरफ से आएगी कि इनको अपॉइंट करो, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको अपॉइंट कर देगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट थी कि नहीं इन्हें करो, वो रिजेक्ट कर दी। तो अब ये जो है ये लिखा हुआ जैसे फॉल्ट लाइंस, तो यहीं से ही समझ जाओ कि अब ये जो है गड़बड़ स्टार्ट हो गई, और जो ये जो जजमेंट था इसका गलत तरीके से मिसयूज हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अब ये की क्वेश्चन ये है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सच एज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैटर जो है अर्जेंट लगे तभी भेजना है, तो अभी इन्होंने ये रूटीन जो काम थे स्टेट गवर्नमेंट के उनको भी जो ओपिनियन के बेस पर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो क्या ऐसा कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, क्या ऐसी जो पावर है? तो इन्होंने लिखा है, अगर हम एक क्लोज रीडिंग करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की 2018 वाले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एनी मैटर है, यानी कि डिफरेंस ऑन एनी मैटर, उसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस बिटवीन एवरी मैटर, कि आप जो सारे मैटर हैं आप वही भेज दो। एवरी इज़ नॉट इक्वल्स टू एनी मैटर। तो उन्होंने कहा कि एनी मैटर का मतलब ये नहीं है कि एवरी मैटर है। तो आप जो डेली बेसिस पर जो फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको आप प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि ये जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट और मोरालिटी को ख़त्म कर देंगे। प्रिंसिपल था कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का, उसको ख़त्म कर देंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना करके चला जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर यहाँ इन्होंने लिखा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड नॉट एक्ट इन ए मैकेनिकल मैनर, उसको एक मैकेनिकल मैनर में काम नहीं करना चाहिए कि जो केस लगा भेज दिया, विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपना दिमाग लगाया जाए वहाँ पे, सो एज टू रिफ़र एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ, जहाँ पर भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हो, वहाँ आप मैकेनिकल रूप से काम मत करो। जैसे मशीन होती है ना, सिर्फ ऑर्डर देने की ज़रूरत होती है, बाकी का काम वो खुद ही कर देती हैं। तो इस तरीके से नहीं, आप थोड़ा अपना लॉजिक लगाइएगा उसमें, तब जा कर के डिसाइड कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉट टू रिफ़र टू द प्रेसिडेंट्स नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो उसको बताया गया कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को आप प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो दिल्ली की है उसकी जो मतलब पावर्स हैं उनको ख़त्म कर देगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ख़त्म हो जाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है, रेफरेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द प्रेसिडेंट सीम्स टू बी द निगेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब जो ये इन्होंने प्रोसिक्यूटर्स वाला जो केस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर की है अवहेलना हो गई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको आप नहीं भेज सकते, लेकिन इन्होंने भेज दिया। देयर इज़ अनदर पॉइंट विच इमर्जेज फ्रॉम द जजमेंट एंड अटेंशन, उस पर पेड देनी चाहिए, वो है दिस इज़ दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी ऑफ द मैटर विच कम्स विद इन द जुरिसडिक्शन। आपको पता है कि एक यूनियन टेरिटरी में सर्टेन सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है वो लॉ नहीं बना सकती। जैसे दिल्ली के केस में था पुलिस, लैंड और पब्लिक, सिर्फ इन 3 मैटर्स पर ही स्टेट गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरी है वो मैटर नहीं बना सकती, बाकी के सब्जेक्ट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि यूनियन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सिर्फ पुलिस वाला सेक्शन आपके पास है, यानी यूनियन के पास है, लैंड वाला सेक्शन उसके पास है, और पब्लिक ऑर्डर वाला जो सेक्शन उसके पास है, तो आप उनको हैंडल कीजिए। यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए गए हैं कि आप उनको हैंडल कीजिए, बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको आप दिल्ली गवर्नमेंट पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल जो 239 ए सब क्लोज 3A है वो रिजर्व करती है पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर ऑन ऑल द मैटर्स इन द स्टेट एंड कंकरेंटली बिकॉज बट क्लोज 4 एक्सप्लिसिटली ग्रांट्स द गवर्नमेंट of daily executive powers in relation to the matters for which the legislative assembly has power to legislate।
This statement of law by the Supreme Court implies that union government is not empowered to exercise executive authority on the matter which comes the exclusive jurisdiction of the state government like the appointment of। तो इसमें बताया गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको कोई पावर नहीं है एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है उसको पावर करने की स्टेट गवर्नमेंट की, जिस प्रकार से उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने के केस में किया। तो द ओनली ओकेजन जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ओवर रूल कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के केसेस को, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के पास उस चीज़ को भेज देता है, लेकिन वो भी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में नहीं भेज सकता, सिर्फ सर्टेन केसेस में जहाँ उसको अर्जेंट लगे, एक मैकेनिकल बिहेवियर की तरह काम ना करते हुए भेजना है। ठीक है, अपना जो माइंड है उसको यूज़ करते हुए ये सब चीज़ें करनी है। आगे देखते हैं क्या चीज़ कही गई है इसमें। हियर अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है और उसका डिसीज़न शुड बी शॉर्ट ओनली एन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट इशू। तो आप हर एक डिसीज़न प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकते क्योंकि वो एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट इशूज़ ही भेजे जाने चाहिए। आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दैट ही मे रेटरेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। जो हमने फिर यही बात कही है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल्स के। तो अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिसीज़न नहीं लेंगे तो लोगों का जो यकीन है, विश्वास है अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर वो कम होगा, जिससे कि जो है क्लैशेस जो है हो सकते हैं। तो यही सुझाव दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उन्हें अपनी पावर का जो इस्तेमाल करने दीजिए क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है, तो हु रिक्वायर टू फंक्शन इन हारमोनी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। तो उसको जो अपने एरिया में जो फंक्शंस आते हैं, जो सेंटर की तरफ से उसको फंक्शंस मिले हुए हैं, सिर्फ उनको फॉलो करें, बाकी के फंक्शंस एड एंड एडवाइस से करें। आगे कुछ सुझाव दिया गया है The lieutenant governor should not emerge as an adversary having a hostile attitude towards the council of minister of Delhi। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली है उसके खिलाफ जो उसके अगेंस्ट ना रहे, मतलब हॉस्टाइल ना रहे उनके, और जो मैटर्स उसके अंडर में आते हैं उन्हीं को फॉलो करे। ही शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, उसको एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना चाहिए। So when we analyze the reference of the lieutenant governor to the president, the issue of appointment of prosecutors। तो अब जो ये इशू हुआ प्रोसिक्यूटर्स के अपॉइंटमेंट का, तो विद इन जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स डाले हैं इसमें कि क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ये प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने वाला केस है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और ये जो भेजा इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट को, ये गलत था और इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट था, विच रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ठीक है, ऑल दिस प्रिंसिपल्स एड एज अ बुलवर्क अगेंस्ट द सरप्शन, ये क्या है, यूसरपेशन, ओके प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट बाय द यूनियन। तो ये पूरा जजमेंट आपको ये समझ में आ चुका होगा अब तक की। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिए। मुद्दा यही था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन द एडवाइस में ही वर्क करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और जहाँ पर भी सिचुएशन जो लगे कि नीड अर्जेंट है तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 में जो काम का आर्टिकल है, और एक ऐसा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर एक क्वेश्चन मेंस में आ भी चुका है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से जैसे कि आने की उम्मीद लग रही है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है ये बताया गया है कि जुडिशल जो इंटरप्रिटेशन है इन द केस ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर में नेट इतने दिनों से बंद है, पिछले 1 साल से वहाँ पर 4G जो इंटरनेट है उसकी सुविधा जो है नहीं दी जा रही है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो सुविधा है उन्हें प्रदान करने की मतलब दोबारा से शुरू कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर की ये जो सुविधा है 4G की, इसको स्टार्ट किया है। तो यहीं पर बताया गया है कि जो जुडिशल रेमेडीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और
सुप्रीम कोर्ट क्या क्या डिसीजन दे सकती है और क्या क्या इम्पैक्ट इसके हो रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट का रेस्ट्रिक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में पूरे 1 साल से बंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल बेसिस पर अभी अभी एग्रीड हुई है, 7 अगस्त को जजमेंट आया था। आगे लिखा हुआ है कि ये जो स्पेशल रैपर्च्योर ऑन फ्रीडम एंड ओपिनियन एक्सप्रेस और यूनाइटेड स्टेट्स थे और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर रीजनल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ए जॉइंट डिक्लेरेशन, इन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर इंटरनेट को बंद करना जस्टिफाइबल नहीं है और देखो नॉट शटिंग डाउन द इंटरनेट इज़ जस्टिफाइबल इवन ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। ठीक है, इन्होंने लिखा है दिस इज़ बिकॉज इंटरनेट शटडाउन्स और द स्लो डाउन्स आर एन इनहेरेंटली ओवरबोर्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द फॉर इट एडवर्सली अफेक्ट मिलियंस ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑइंट। मतलब कुछ लोगों की करतूत की वजह से इतने सारे लोगों पर ये एक तरह की सज़ा जो दी जा रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर सही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरीके से वहाँ पर हनन बताया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है द प्रोविजंस ऑफ 2G इंटरनेट ऑन मोबाइल फ़ोन्स जो 2020 से है वो भी फेल हैं, क्योंकि आपको पता ही है जब यहाँ प्लेन्स मरी जो गेंगेटिक प्लेन का एरिया है वहाँ पर 4G इंटरनेट ही अच्छा नहीं चलता, तो जो हिल एरिया है वहाँ पर 2G इंटरनेट कैसे अच्छा चलेगा। तो एनी मीनिंगफुल रेस्पेक्ट टू द पीपल, तो 2G जो इंटरनेट है वो भी कुछ काम वहाँ पर कर नहीं रहा है और उससे कुछ नहीं चल रहा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम होना है, टेली कंसल्ट होना है डॉक्टर से, इवन वीडियोज़, और कोरोना वायरस जैसी जो पेंडेमिक जैसी खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पब्लिक के लिए वो भी नहीं पहुँच पा रही हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि उन्हें 40,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है इस इंटरनेट की सुविधा की वजह से हो चुका है अब तक। तो ये देखिए किस तरीके से जो जजमेंट है वो इस चीज़ को बदल रहा है। अब डेस्पाइट हैविंग हियर्ड 2 challenges to the restrictions since अगस्त 2019, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिमार्केबली नॉट रूल्ड ऑन देयर वैलिडिटी। आगे लिखा हुआ है जनवरी 2020 में जो अनुराधा बेसिन का जो केस हुआ था उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कुछ रिलीफ देनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, और जो रेस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं 4G इंटरनेट पर उसका जो रिव्यू है हर एक 7 डेज़ में करना चाहिए। तो अब लिखा हुआ है कि अब फिर एक पेंडेमिक आया, क्योंकि जनवरी 2020 के बाद मार्च से ये केस शुरू हुआ और फिर लॉकडाउन का जो केस सामने आया तो कोर्ट ने फेस किया। तो जो उनका जो अनिरुद्ध बेसिन के जो केस में जजमेंट आया था तो उसको लेकर के एक पिटीशन फाइल हुई। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि जो आपने जजमेंट दिया था उसका क्रिटिसिज्म हुआ है और कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी सेटअप नहीं हो रही है तो रिव्यू देखने के लिए, और जो 7 डेज़ पर आपने कहा था कि रिव्यू होना चाहिए ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये किस्सा यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब आगे बात करते हैं राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू की, कि किन जो ग्राउंड्स पर जुडिशियल रिव्यू जो किया जा सकता है। अब देखिए पहले ये बात, जो इंग्लिश पब्लिक लॉ होता है वो ब्रिटेन का जो पब्लिक लॉ था उसमें 2 चीज़ें बताई गई थी। एक बताया था कि सब्जेक्टिव ग्राउंड्स क्या होते हैं, एक बताया गया था ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स क्या होते हैं। तो सब्जेक्टिव ग्राउंड्स वो होते हैं जो एक फीलिंग बेस्ड पर किए जाते हैं कि आपको फील हुआ कि ऐसा करना ज़रूरी है तो आपने वो कर दिया। एक होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, वो होता है कि फैक्ट्स आपने देखे, आपने एनालाइज किया फैक्ट्स को और आपने उनके बारे में वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, आपने निर्णय डिसीजन ले लिया। तो जो ब्रिटिश लॉ है वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव जो केसेस हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव जो बेसिस पर कुछ डिसीजन लिए गए हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव केसेस हैं जो फीलिंग बेस पर लिए गए हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश जो लॉ है वो कहता था, लेकिन हमने जो लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है वो है आर्टिकल 32, और उसमें ऐसा सब्जेक्टिव और उसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव का किस्सा है ही नहीं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो एंट्रेंच हो रहे हैं तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुडिशियल रिव्यू है उसके लिए जा सकते हैं। तो इस वाले जो पूरे पैरा है इसमें यही बताया गया है
कि जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, उनका क्या क्या किस्सा है। मैंने बता दिया सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो फीलिंग बेस्ड हैं, और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है। आगे देखते हैं। 1956 में जजमेंट आया, जस्टिस विवियन बोस ने जजमेंट दिया, एम्फेसाइज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि अगर एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, when he wrote that if the power of subjective satisfaction was conferred on executive bodies, उन्होंने बताया कि अगर हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को ये पावर दे दें कि वो सब्जेक्टिव फंक्शंस कर सकते हैं, मतलब अपनी फीलिंग के बेस पर जो जजमेंट ले सकते हैं, तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो फिर उनको एनफोर्समेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव केस के बेसिस पर है। फॉर द कोर्ट्स वुड देन बी पावरलेस, और कोर्ट्स भी पावरलेस हो जाएंगे कि अगर किसी के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो स्यू मोटो इनिशिएटिव भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जस्टिस विवियन बोस ने ये बात बताई कि क्यों सब्जेक्टिव जो पावर्स हैं वो देनी गलत है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 डिकेड्स लेटर, अब 2 जो डिकेड हैं, दशक हैं, उनके बाद क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है ADM जबलपुर वर्सेस में, उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी के दौरान जो डिटेंशंस होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के अंडर में आते हैं एग्जीक्यूटिव के। उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन फॉलो करती है, जैसे कि ये सही होगा या ये गलत होगा, इनको जो डिटेंशन कर दिया जाए, फैक्ट्स नहीं देखते वो लोग कि सही और गलत देखते हैं और उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं। और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ADM जबलपुर केस में और ये जो चीज़ है जुडिशल रिव्यू के अंदर में नहीं आती। लेकिन अपने ही जजमेंट को ओवररूल करते हुए KS पुट्टास्वामी केस में कोर्ट ने कहा कि दैट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी गई हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जो आर्टिकल 32 लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कोई किस्सा नहीं है। उन्होंने लिखा कि जुडिशियल रेमेडीज़ वुड बी एबल टू आस्क सर्चिंग क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्ट अवेयरनेस मैनी सिटीजन हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ दीज। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो नेसेसरी है कि आर्टिकल 32 के अंदर चाहे डिसीजन सब्जेक्टिव हो, डिसीजन ऑब्जेक्टिव हो, जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस होगी। आगे लिखा हुआ है, कोर्ट डज नॉट हैव द कम्पिटेंस टू रिव्यू मैटर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी बात यह है कि कोर्ट जो है नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पर रिव्यू करने की जो है उन पे पावर नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है, दिस आर्ग्यूमेंट टेकन टू दिस लॉजिकल कंक्लूजन would imply that court cannot rule to any complex issue irrespective of matter of। अगर फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है, जो उनका डिग्रेडेशन है वो नहीं हो रहा है, तो कोर्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते। पर कोर्ट ने तो इशू दिए हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी बैन करने का इशू था, और आधार कार्ड की जो प्राइवेसी है, जो सिम कार्ड के साथ और बैंक अकाउंट में लिंक होती हैं, तो आधार प्राइवेसी डाटा पर भी उन्होंने जो है डिसीज़न दिया, और डिसीज़न में यही कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्प्लेक्स इशूज़ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो 4G जो नेट वाला इशू है, ये भी इसी तरह का इशू है कि नेशनल सिक्योरिटी पर डिसीजन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें अच्छे से इन्वॉल्व रहना चाहिए। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो उसको आप छोड़ ही दें उसमें, क्योंकि आपकी पावर नहीं है, लेकिन आपने डिसीजंस दिए हैं पहले भी। आगे देखते हैं, किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 स्टेप का टेस्ट होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनुराधा बेसिन केस में ही ये कोर्ट ने डिसाइड किया था। जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 तो ये है कि गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि ये जो एक्शन लिया गया है, ये जो लॉ है, ये एक लेजिटिमेट एम के लिए हैं, मतलब इसका कोई एम है, ये बेवजह ही नहीं बना दिया गया। जैसे इस केस में नेशनल सिक्योरिटी में हमने 4G इंटरनेट को स्टॉप करने की बात की। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है दैट दे आर सुटेबल टू अचीविंग दैट एम, और इनको जो एम है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा ये है दैट देयर एग्जिस्ट नो लेस रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव दैट वुड एम टू राइट टू द लेसर एक्सटेंट। ठीक है, और चौथा जो वो था टेस्ट, उसका ये था दैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर बेनिफिट, कि अगर आप
जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, जो इनका इम्पैक्ट होगा वो बेनिफिट ज़रूर लाएगा इस चीज़ के लिए। लेकिन अब ये जो चौथा टेस्ट था इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का जो टेस्ट था ये वाला, इसकी जो डिटेल आई वो आई इन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स। इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो 4G रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी नहीं रुकी। यानी इन्होंने कहा जी ये चौथा जो आपका टेस्ट है ये फेल हो गया, मतलब रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी कोई बेनिफिट हुआ नहीं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि रेस्ट्रिक्शंस के बाद कोई बेनिफिट हुआ नहीं, तो आप इस 4G वाले केस को जो है वो हटा दीजिए। But the government failed to explain why less restrictive alternatives such as permitting the use of 4G as on verified postpaid SIMs, ठीक है, कि ये सब फिर आपने किया क्योंकि 4G सिम्स पर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जबकि आपके पास स्पेसिफिक नंबर्स भी थे, आपके पास जो अकाउंट लिंक भी थे सिम से। और यहाँ पर देखिए, फाइनली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस द गवर्नमेंट असर्टेड दैट पीपल कैन डाउनलोड ई लर्निंग ऐप। तो पूरी की पूरी जो स्टडी है वहाँ पर हाल्ट हो चुकी है, और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस वहाँ पर हो रहा है। जैसे अभी 40,000 करोड़ का लॉस दिखाया आपको। इन्होंने बताया कि 2G स्पीड को जो आप दे रहे हैं उससे भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि कम्युनिकेटिंग और वीडियो कॉलिंग में भी कोई दिक्कतें आ रही हैं और आम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कुछ लोगों की वजह से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम हाउ सच बिग और इनकन्सिस्टेंट रीजंस could have been the basis for restricting the entire realm of rights of how many people, oh my god, 1,25,00,000 people. Indeed, these restrictions were unconstitutional the day they were imposed. 1 year on, it is imperative that the court fulfills its constitutional duty by examining and going over any further reasons given by the state with a fine tooth comb. ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था। ये बताया इन्होंने कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न ले सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से जो 4G रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसके रिगार्डिंग ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल पे एक सेपरेट वीडियो डल जाएगी। क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट एक ब्रॉड इशू है, इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। ओके, तो यही आर्टिकल्स और जो एडिटोरियल्स थे यही इम्पोर्टेंट थे आज के न्यूज़पेपर में, और ये दोनों ही आर्टिकल GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पॉलिटी के सेक्शन में और गवर्नेंस के सेक्शन में इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लीजिएगा इनको एक बार और। ठीक है, तो बस यही आज का डिस्कशन है, और ठीक है फिर वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और गुड बाय, ध्यान रखिएगा।